नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे कार्यात्मक हिंदी के बारे में। आप लोगों का लगातार कमेंट आ रहा था, गुरुजी कार्यात्मक हिंदी यानी फंक्शनल हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवा दीजिए। तो आज हम हाजिर हैं 200 एमसीक्यूज के बारे में चर्चा करेंगे। वो होगा फंक्शनल हिंदी का यानी कार्यात्मक हिंदी का, कार्यालयी हिंदी जिसको आप कार्यात्मक हिंदी कहते हैं, फंक्शनल हिंदी जो काम काज में प्रयोग में आती है। ठीक है, ऐसे हिंदी को फंक्शनल हिंदी कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएससी होम साइंस या फिर बीएससी एग्रीकल्चर, किसी में फोर्थ सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, फिफ्थ सेमेस्टर में फंक्शनल हिंदी है और आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी करनी है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा लेक्चर आपको और कहीं पर नहीं मिलने वाला है। हमारा दूसरा चैनल है शुक्ला स्टडी पॉइंट, वहाँ पर भी आप तमाम सारे लेक्चर्स देख पाएंगे। तो ये आपका है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये नया चैनल आपके लिए तैयारी के लिए बनाया गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम समझने का प्रयास करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को हम देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपका आ चुका है, ये कार्यात्मक हिंदी का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है ज्ञापन शब्द का अर्थ है। दोस्तों, ज्ञापन शब्द का मतलब होता है क्या? ज्ञापन शब्द का मतलब क्या होता है? कहना, शिकायत करना, समझना या बताना। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। पहले का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ज्ञापन शब्द का मतलब होता है दोस्तों बताना या जताना को ज्ञापन कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों, प्रश्न संक्षेपण किसी लिखित सामग्री के आधारभूत तथ्यों का सुनियोजित आख्यान है। यह कथन किसका है? दूसरा नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोफेसर केसरी कुमार ने इस कथन को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, पल्लवन किसका विपरीत या उल्टा शब्द है? तो पल्लवन जो होता है दोस्तों किसका विपरीत या उल्टा शब्द है? तो पल्लवन जो होता है संक्षेपण का विपरीत शब्द है। संक्षेपण जब किसी बड़ी विषय वस्तु को कम शब्दों में लिखना होता है उसको संक्षेपण कहते हैं, और पल्लवन किसी छोटी विषय वस्तु को विस्तार से लिखना होता है उसको पल्लवन कहते हैं। जैसे बिहारी के दोहों की व्याख्या करना पल्लवन कहलाएगा, लेकिन मुंशी प्रेमचंद के निबंधों का मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों का सारांश लिखना हुआ तो वो आपका संक्षेपण कहलाएगा। चौथा प्रश्न आपका आ चुका है, विभिन्न आयोगों के द्वारा जो निष्कर्ष और सुझाव दिए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बताएंगे। विभिन्न, दोस्तों चौथा नंबर, विभिन्न आयोगों के द्वारा जो निष्कर्ष और सुझाव दिए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं क्या? उन्हें हम प्रतिवेदन कहते हैं, रिपोर्ट कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अंग्रेजी में रिपोर्ट कहा जाता है। वहीं अगला क्वेश्चन, पांचवा नंबर क्वेश्चन आप देखें, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर क्या है दोस्तों? फटाफट से आप बताएंगे। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर संचालन संबंधी प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 14 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, कल्याण पात्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है दोस्तों? 14 नंबर, कल्याण पात्रिका जो है वो गोरखपुर से प्रकाशित होती है। तो मैं ढूंढ ढूंढ करके उन प्रश्नों को कम से कम 4-5 क्वेश्चन पेपर के माध्यम से मैं कार्यात्मक हिंदी के क्वेश्चन को आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ई शिक्षा से जुड़ी चुनौतियां इनमें से कौन कौन सी हैं? ई शिक्षा से जुड़ी चुनौतियों की अगर बात की है दोस्तों, तो देखिए, अवसाद से पीड़ित होने की संभावना, दोषपूर्ण इंटरनेट कनेक्शन और लैब का मुश्किल होना, ये सब चुनौतियां हैं। इस शिक्षा की डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आलोचना पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? दोस्तों, आलोचना पत्रिका प्रकाशित कहाँ से होती है? नई दिल्ली से। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट का ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, हिंदी विकिपीडिया का प्रारंभ कब हुआ? 17 नंबर, हिंदी विकिपीडिया का प्रारंभ हुआ है 2003 में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का बी ऑप्शन। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, हिंदी का प्रथम ब्लॉग, हिंदी का प्रथम ब्लॉग इनमें से कौन सा? 18 नंबर, फटाफट से आप बताएंगे। सी ऑप्शन, 9-2-11 ये हिंदी का प्रथम ब्लॉग माना जाता है। 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन 19 नंबर, आदर्श पत्राचार की सर्वप्रमुख विशेषता इनमें से कौन सी? 19 नंबर, आदर्श पत्राचार की सर्वप्रमुख विशेषता होती है संक्षिप्तता उसकी। ठीक, जितना संक्षिप्त होगा उतना ही अच्छा माना जाएगा। गागर में सागर भरने वाले कवि कौन से हैं? तो उनका नाम है बिहारी लाल। इन्होंने कम शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी बातें कह डाली है। ठीक है, 21 नंबर, किसी सरकारी पत्रिका या किसी सरकारी पत्र का कच्चा लेख प्रारूप कहलाता है। किस विद्वान ने इस कथन को कहा है? इस कथन को कहा डॉक्टर हरदेव बाहरी ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। 30 नंबर, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली नहीं आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आप देखेंगे, ब्रज बोली आती है, खड़ी बोली आती है, कन्नौजी आती है। ठीक है, ये सब आपकी आती है, हरियाणवी वगैरह आ जाती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। 5 बोलियां पश्चिमी हिंदी की, जबकि बिहार जो है अवधि जो है पूर्वी हिंदी की बोली है, तो ये नहीं आती है। ऑप्शन नंबर इसका 30 का डी वाला लगा दीजिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाषा
किन शब्दों की सार्थक इकाई होती है? भाषा जो होती है दोस्तों सार्थक शब्दों की इकाई होती है। ऑप्शन नंबर 31 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 31 का ए ऑप्शन सार्थक शब्दों की इकाई होती है भाषा। ये बात ध्यान रखेंगे। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार पारिभाषिक शब्द की विशेषता क्या है? अल्प अक्षर होगा, नियत अर्थकता होगी और सांकेतिकता, तीनों करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। सारी विशेषता पारिभाषिक शब्दावली में रहती है। 33 नंबर क्वेश्चन से पल्लवन का सिद्धांत इनमें से क्या है? बताएंगे 33 नंबर। पल्लवन का सिद्धांत दोस्तों, पल्लवन का सिद्धांत की बात की जाए तो सदैव व्यास शैली में लिखा जाता है। ये विचारों की क्रमबद्धता रहती है और सरल शब्दावली का प्रयोग करके पल्लवन लिखा जाता है। व्यास शैली मतलब होता है हमेशा आप देखते हैं कि पॉइंट जो होगा, जो मुख्य बातें होंगी उसी पर इर्द गिर्द केंद्रित होंगी। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली नहीं आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोली कौन कौन सी आएगी दोस्तों? अवधी आएगी, बघेली आएगी, छत्तीसगढ़ी। ये 3 बोलियां पूर्वी हिंदी की, जबकि ब्रज बोली जो है ये पश्चिमी हिंदी की बोली है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो जो इंपॉर्टेंट है मैं उसी को बताऊंगा जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और कार्यात्मक हिंदी से संबंधित क्वेश्चन है। 34 नंबर प्रश्न है, प्रतिवेदन प्रयोग का अंग है? बताएंगे 34 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रतिवेदन प्रयोग का अंग है 34 नंबर का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूर्व कथन, जांच की पद्धति और निष्कर्ष, ये प्रतिवेदन प्रयोग के अंग ये तीनों है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राचीन काल में राजकाज और प्रशासन की भाषा क्या थी दोस्तों? 35 नंबर। प्राचीन काल में राजकाज और प्रशासन की भाषा थी वो संस्कृत भाषा हुआ करती थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। शुक्ला स्टडी पॉइंट हमारा दूसरा चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और को करिकुलर पर मास्टर पर आप ये चैनल पर वीडियो देख पा रहे होंगे। फंक्शनल हिंदी का क्लास ये चल रहा है। इसके अलावा एक हिंदी आपकी हुई है, सामान्य हिंदी की क्लास वो हुई है लाइव क्लास, शुक्ला स्टडी पॉइंट पर आप देख लीजिएगा। पारिभाषिक शब्द का अन्य नाम क्या है दोस्तों? 36 नंबर, फटाफट से आप बताएंगे। पारिभाषिक शब्द का अन्य नाम 36 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तकनीकी शब्द को पारिभाषिक शब्द कहते हैं दोस्तों, ये बात ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान के द्वारा किस भाषा को मान्यता प्राप्त नहीं है? देखिए भारतीय संविधान में संस्कृत को मान्यता प्राप्त हो चुकी है, उर्दू को मान्यता प्राप्त हो चुकी है, 22 भाषाएं संविधान में मान्यता प्राप्त हैं। 37 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इसका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो मैथिली भी प्राप्त हो चुकी है। भोजपुरी जो है भाषा को अभी संविधान में दर्जा नहीं दिया गया, अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, वहीं अगला सरकारी पत्र 38 नंबर। सरकारी पत्र में सर्वप्रथम क्या लिखा जाता है दोस्तों? सरकारी पत्र में सबसे पहले हम लोग पत्र की संख्या लिखते हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन से, एक ही विषय का पत्र जब अनेक विभागाध्यक्षों को भेजा जाता है तब उसे क्या कहते हैं? 39 नंबर, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? परिपत्र कहते हैं, सर्कुलर। जब एक ही विषय पर कोई पत्र लिखा जाए और कई विभाग के अध्यक्ष के पास उसको भेजा जाए तब ऐसे पत्र को सर्कुलर कहते हैं या परिपत्र कहते हैं। 40 नंबर, सर्कुलर अंग्रेजी में, परिपत्र हिंदी में कहा जाता है। आवेदन पत्र क्या है? 40 नंबर, आवेदन पत्र कार्यालय पत्र को आवेदन पत्र कहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन से, उच्च अधिकारियों को उचित परामर्श कौन देता है? 41 नंबर, फटाफट से आप बताएंगे। उच्च अधिकारियों को उचित परामर्श कौन देता है? 41 नंबर का बी ऑप्शन राइट आंसर का, टिप्पणकार लोग देते हैं। अगला क्वेश्चन 42 नंबर प्रश्न, संक्षेपण कितने प्रकार का होता है दोस्तों? 42 नंबर, संक्षेपण जो है वो 2 प्रकार का होता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। चलिए, ये सब क्वेश्चन आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना जो है इसके लिए जरूरत में। देखें ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट 46 नंबर, कार्यालय हिंदी में किसका प्रयोग पूर्णता वर्जित है दोस्तों? कार्यालय हिंदी में अगर आप कार्यालय हिंदी या फंक्शनल हिंदी की बात करते हैं उसमें आप किसका प्रयोग जो है पूर्णता वर्जित है? 46 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, अलंकार का प्रयोग जो है वर्जित है इसमें से। लक्षण व्यंजन कार्यालय हिंदी में इन सभी का जो है वर्जित है। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे ऊपर, तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा उसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रयोजन मूलक हिंदी शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? प्रयोजन मूलक हिंदी शब्द जो है वो अंग्रेजी के किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? 51 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। फंक्शनल हिंदी को प्रयोजन मूलक हिंदी भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? प्रयोजन मूलक हिंदी कहा जाता है किसको? फंक्शनल हिंदी को दोस्तों, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, जो काम काज में प्रयोग होती है उसी को फंक्शनल हिंदी, कार्यालय प्रयोजन मूलक हिंदी, ठीक है, ये सब कहा जाता है, बात आप ध्यान रखेंगे। कार्यालय साहित्य की भाषा कैसी होती है? कार्यालय साहित्य की भाषा दोस्तों कैसी होती है? विशिष्ट भाषा का प्रयोग होता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। किसी सरकारी पत्र के कच्चे लेख को क्या कहते हैं? तो किसी सरकारी पत्र के कच्चे लेख को दोस्तों प्रारूप कहते हैं, ड्राफ्ट कहते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। 54 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, हिंदी भाषा को कितनी उपभाषाओं में वर्गीकृत किया गया है? हिंदी भाषाओं को 5 उपभाषाओं में बांटा गया है। 5 उपभाषाएं कौन कौन सी? पहली है पूर्वी हिंदी, ठीक है, दूसरी है पश्चिमी हिंदी, तीसरी है बिहारी हिंदी, ठीक है, बिहारी हिंदी, चौथी आपकी पड़ेगी राजस्थानी हिंदी, ठीक है, और पांचवी आपकी पड़ेगी पहाड़ी हिंदी। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। पहाड़ी हिंदी की 3 बोलियां, ठीक है, पूर्वी हिंदी की 5 बोलियां,
पश्चिमी पूर्वी हिंदी की 3 बोलियाँ, पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियाँ, बिहारी हिंदी की 3 बोलियाँ और राजस्थानी की 4 बोलियाँ। 5 3 8 और 8 और 3 कितना होता है? 5 3 8, 8 3 11, 11 और 4 कितना होता है? 11 4 15, 15 3 18, 18 बोलियाँ हैं और 5 उपभाषाएं मिलकर के हिंदी का निर्माण होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। 55 नंबर प्रश्न, कार्यालय हिंदी का प्रयोग क्षेत्र। कार्यालय हिंदी टिप्पण लेखन में, संक्षेपण लेखन में, प्रतिवेदन लेखन में सभी जगहों पर प्रयोग होती है। डी ऑप्शन लगा देंगे ऊपर, तो सभी करेक्ट आंसर होगा। 56 नंबर प्रश्न है, कार्यालय हिंदी का संबंध है। कार्यालय हिंदी का संबंध किससे दोस्तों? 56 नंबर फटाफट से आप बताएंगे। कार्यालय हिंदी का संबंध जो है सरकारी और निजी कार्यालय दोनों से है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्यालय के अनुसार कार्यालय के समाचार कार्यालय के समाचार पत्राचार का प्रथम सोपान है। 57 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। प्रारूपण लेखन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, प्रारूपण लेखन। 58 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, वर्तमान कार्यालय हिंदी में किस भाषा के शब्द प्रयुक्त हो रहे हैं? 58 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 58 नंबर का उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी तीनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन कब किया गया था? 59 नंबर। इसका गठन किया गया था 1961 में। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, अर्ध सरकारी पत्र की भाषा कैसी होती है? अर्ध सरकारी पत्र की भाषा दोस्तों मित्रतापूर्ण होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। सरकारी पत्र का संबोधन किससे प्रारंभ होता है? 61 नंबर। सरकारी पत्र का संबोधन महोदय से शुरू होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। सरकारी पत्रों की भाषा कैसी होनी चाहिए? सरकारी पत्रों की भाषा दोस्तों कैसी होनी चाहिए? तो तटस्थ भाषा का प्रयोग करना चाहिए इसमें, ठीक है। किसी लाग लपेट की बात नहीं होनी चाहिए, जो है फर्च फर्च एकदम से वेल अप टू डेट बात होनी चाहिए। आवेदन पत्र की विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए? आवेदन पत्र जब आप लिख रहे हो तो ऐसे में आप जो है संक्षिप्त लिखने का प्रयास करें, ठीक है, क्योंकि जिसको आप लिख रहे हैं उसके पास समय ज़्यादा होता नहीं है, ठीक है। डी ऑप्शन संक्षिप्त। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 64 नंबर प्रश्न है, सभी प्रकार के कार्यालय पत्र कैसे लिखे जाने चाहिए? बताएंगे। 64 नंबर, सभी प्रकार के कार्यालय पत्र कैसे लिखे जाने चाहिए? 64 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। बी ऑप्शन संक्षिप्त होने चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 65 नंबर प्रश्न, आदर्श पत्राचार की सर्वप्रमुख विशेषता क्या होती है? 65 नंबर, आदर्श पत्राचार की सर्वप्रमुख विशेषता होती है दोस्तों सरलता उसकी, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी, 65 नंबर का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन से, यदि समस्त कार्यालय को किसी मामले में सूचना दी जानी है तो प्रयोग में लाया जाता है क्या? 66 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। 66 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यदि समस्त कार्यालय को किसी मामले में सूचना दी जानी है तो प्रयोग में क्या लाया जाता है? तो ऐसे में हम लोग परिपत्र को लाते हैं, सर्कुलर। कई कार्यालयों को एक साथ पत्र भेजा जाता है। शासकीय सूचना क्या है दोस्तों? फटाफट से आप बताएंगे। 67 नंबर, शासकीय सूचना को अधिसूचना कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ये तीव्र गति से आप चीजों को समझ पा रहे हैं, मजा आ रहा होगा पढ़ने में। चलें अगला क्वेश्चन। 68 नंबर प्रश्न, किसी सरकारी सूचना, निर्णय अथवा नीति को जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए उपयोग किया जाता है किसका? तो इसके लिए उपयोग किसका करते हैं दोस्तों? बी ऑप्शन, प्रेस विज्ञप्ति का प्रयोग करते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन से, किसी मामले को निपटान को सरल बनाने के लिए लिखे गए विचार को क्या कहते हैं? 69 नंबर, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसी को टिप्पणी कहते हैं। किसी मामले के निपटान को सरल बनाने के लिए लिखे गए विचार को टिप्पणी कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 70 नंबर, प्रारूपण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रारूपण को अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग कहते हैं। सी ऑप्शन 70 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रारूपण में सर्वप्रथम किस बात पर ध्यान दिया जाता है दोस्तों? 71 नंबर, प्रारूपण लिखने में सबसे पहले संदर्भ का ध्यान दिया जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 72 नंबर, संक्षिप्तता ही वाग् वैदग्ध्य की मूल आत्मा है, किसने कहा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा शेक्सपियर ने कहा था। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 73 नंबर, लंबे वाक्य के स्थान पर छोटे वाक्य लिखना किसकी विशेषता है? 73 नंबर बताएंगे। लंबे वाक्य के स्थान पर छोटे वाक्य लिखना, इसी को संक्षेपण कहते हैं, और छोटे वाक्य के स्थान पर बड़े वाक्य लिखना पल्लवन कहलाता है। 74 नंबर क्वेश्चन से, पल्लवन सदैव किस शैली में लिखते हैं दोस्तों? पल्लवन हमेशा और हमेशा व्यास शैली में लिखा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 75 नंबर क्वेश्चन से, पल्लवन लेखन में किस काल का प्रयोग किया जाता है? पल्लवन लेखन में किस काल का प्रयोग करते हैं दोस्तों? तो पल्लवन लेखन में हम लोग हमेशा किस काल का प्रयोग करते हैं? 75 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान काल। पल्लवन हमेशा वर्तमान काल में ही लिखा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 76 नंबर, किसी घटना, जानकारी, निरीक्षण तथा सर्वेक्षण का तथ्यान्वेषी प्रस्तुतिकरण किसमें किया जाता है? 76 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, प्रतिवेदन में एकदम से किसी घटना, किसी जानकारी, किसी निरीक्षण का क्या सर्वेक्षण जो है उसका तथ्य के साथ, फैक्ट के साथ उसको लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, प्रतिवेदन से संबंधित विधा इनमें से कौन सी? 77 नंबर, प्रतिवेदन से संबंधित विधा होती है रिपोर्टार्ज, ठीक है। रिपोर्ट जो है रिपोर्टार्ज से ही बना है, रिपोर्ट शब्द से बना है प्रतिवेदन शब्द।
संक्षेपण की विशेषता क्या है? संक्षेपण पूर्णता, क्रमबद्धता और संक्षिप्तता, ये तीनों विशेषताएं संक्षेपण की होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन से आपका 79 नंबर, पल्लवन का अर्थ होता है पल्लव उत्पन्न करना, अर्थात विषय का विस्तार करना। किसने कहा था पल्लवन की यह परिभाषा? 79 का बी ऑप्शन, राजेंद्र प्रसाद सिंह ने इस कथन को कहा था। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 82 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? बाल गंगाधर खेर, जिसको बीजी खेर के नाम से जानते हैं। 83 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय सरकार के सभी कार्यालय में हिंदी भाषा के द्वारा काम करने का आदेश था। किस भाषा में? बताएंगे किस केंद्रीय सरकार के सभी कार्यालय में हिंदी भाषा के द्वारा काम करने का आदेश था। कौन से अधिनियम के तहत? 83 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा राजभाषा अधिनियम 1976 के द्वारा ये बात बताई गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न 84 नंबर, पारिभाषिक शब्दावली है इनमें से? 84 नंबर, फटाफट से आप बताएंगे पारिभाषिक शब्दावली इनमें से कौन सी? सुनिश्चित अर्थों में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। ऐसे शब्द जिनका परिभाषा निश्चित होती, जिनका अर्थ हमेशा एक ही जैसे होता है। 85 नंबर प्रश्न है, पारिभाषिक शब्दावली की आवश्यकता होती है। पारिभाषिक शब्दावली की आवश्यकता दोस्तों शिक्षा और सरकारी काम के लिए करी जाती है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। पारिभाषिक शब्दावली तैयार करने वाली सरकारी संस्था इनमें से कौन सी है? तो पारिभाषिक शब्दावली तैयार करने वाली संस्था इनमें से कौन सी? 86 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग, इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 57 नंबर क्वेश्चन से, मैनुअल का क्या अर्थ है? बताएंगे। 87 नंबर, मैनुअल का मतलब क्या होता है दोस्तों? मैनुअल का मतलब होता है नियम पुस्तिका को मैनुअल कहते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 88 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, किसी प्रसिद्ध उक्ति, कथन, सूक्ति को विस्तार से के साथ लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसी को दोस्तों पल्लवन कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। मिनट किसे कहते हैं दोस्तों? 89 नंबर, मिनट। 89 नंबर, मिनट किसे कहते हैं दोस्तों? ए ऑप्शन, मंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के द्वारा जब टिप्पणी लिखी जाती है, ऐसी टिप्पणी को मिनट कहा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 90 नंबर प्रश्न, संचार क्रांति के फलस्वरूप किस प्रारूप का प्रयोग अब बंद हो गया है? संचार क्रांति के फलस्वरूप किस प्रारूप का प्रयोग अब बंद हो गया दोस्तों? तो आप देखिए किसका प्रयोग बंद हो चुका है? सी ऑप्शन, तार का प्रयोग अब बंद हो चुका। बाकी घोषणा, अधिसूचना और रेडियोग्राम अभी भी चल रहे हैं। 91 नंबर प्रश्न है, भारत में कंप्यूटर की शुरुआत कब से मानी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 1995 से मानी जाती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 99 नंबर देखेंगे, सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होने वाली भाषा को प्रशासनिक हिंदी या कार्यालयी हिंदी कहा जाता है। यह कथन किसका है? 99 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, डॉक्टर विनय पांडे ने कहा था, ठीक है। 100 नंबर प्रश्न है, खड़ी बोली के रूप में हिंदी को किस तौर पर मान्यता मिली है? खड़ी बोली के तौर पर हिंदी को दोस्तों किस तौर पर मान्यता मिली है? बी ऑप्शन लगा दीजिएगा, मानक हिंदी के तौर पर मान्यता मिली है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, तो कम से कम आपने देख लिया है 75 क्वेश्चन से ऊपर आपने देख लिया होगा, और भी ऊपर प्रश्न आपने देख लिए हैं। अब आगे और बढ़ते हैं। प्रश्न देखेंगे, पल्लवन का समानार्थी शब्द इनमें से क्या है? पल्लवन का समानार्थी शब्द दोस्तों बताएंगे फटाफट से। पल्लवन का समानार्थी, जो पल्लवन के समान ही शब्द का प्रयोग होता है, पल्लवन के समानार्थी शब्द है उसी के जैसा, तो पल्लवन के समानार्थी शब्द इनमें से कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सी ऑप्शन, ठीक है। पल्लवन का मतलब होता है व्याख्या, किसी चीज का व्याख्या करना, ठीक है, उसी को पल्लवन कहते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 5वां नंबर, संदेश की सबसे प्राचीन शैली इनमें से कौन सी है? संदेश भेजने की सबसे प्राचीन शैली है पत्राचार की। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, आलेखन का समानार्थी शब्द कौन सा दोस्तों? आलेखन का समानार्थी शब्द हो जाएगा प्रारूप, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। टिप्पणी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टिप्पणी को अंग्रेजी में दोस्तों कहते हैं नोट, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, टिप्पणी लिखने की कला को क्या कहती हैं? टिप्पणी लिखने की कला को हम लोग क्या कहते हैं? टिप्पण कहते हैं, ठीक है। और प्राप्त दस्तावेज को टिप्पणी कहते हैं। पत्र आलेखन की दृष्टि से पत्र के कितने भाग होते हैं? तीसरा नंबर, पत्र आलेखन की दृष्टि से पत्र के 3 भाग होते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से आलेखन की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? आलेखन की विशेषता इनमें से विस्तार, सत्यता और पूर्णता होती है। शिष्टता इसकी कोई विशेषता नहीं होती, ये सब होते हैं, शिष्टता इसकी विशेषता नहीं होती है। तो ए ऑप्शन लगा दीजिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन से, टिप्पणी अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं। 8 नंबर प्रश्न बताएंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? टिप्पणी अधिकारी के हस्ताक्षर पत्र के दाईं और पत्र के बाईं ओर या कैसे होते हैं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए, पत्र के बाईं ओर या पत्र के दाईं ओर, ठीक है। इसका थोड़ा सा छोड़ दीजिए, अभी आगे बढ़ते हैं। पत्र पर टिप्पणी होनी चाहिए कैसी? 9 नंबर, पत्र पर टिप्पणी जो है संक्षिप्त होनी चाहिए। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिवेदन कितने प्रकार का होता है? 10 नंबर, प्रतिवेदन दोस्तों कितने प्रकार का? 3 प्रकार का प्रतिवेदन होता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। समाचार वह है जो, 11 नंबर, समाचार वह है जो ताजा हो, ताजा समाचार अच्छा माना जाता है।
कंप्यूटर क्या है दोस्तों? कंप्यूटर एक गणना करने वाली मशीन है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, एक चित्र दिखाने वाली मशीन है। 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है, अगला अगला 17 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन एक अर्थी शब्द है? बताएंगे एक अर्थी शब्द इनमें से। मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या फिर ये सभी एक अर्थी शब्द। 17 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, ये सभी एक अर्थी शब्द के अंतर्गत ही आते हैं। भूषण का विलोम शब्द इनमें से कौन सा है? भूषण का विलोम 21 नंबर, 21 नंबर फटाफट से आप बताएंगे। भूषण का विलोम इनमें से क्या हो जाएगा दोस्तों? बी ऑप्शन, दूषण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सुधा किसका प्रयोज्य शब्द है? 18 नंबर। सुधा जो है वो गरल का नहीं, सुधा जो है वो अमृत, सुधा प्रयोज्य शब्द किसका है? अमृत का, अमृत का सुधा है। गरल, ठीक है, और विष एक दूसरे के प्रयोज्य शब्द है। अमृत और सुधा प्रयोज्य शब्द है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद 22 नंबर। अर्थ के दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं दोस्तों? 22 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 8 भेद होते हैं। ठीक है, कोटि शब्द का सही अर्थ क्या है? 19 नंबर। कोटि शब्द का सही अर्थ होता है ए ऑप्शन दोस्तों, करोड़। कोटि माने करोड़ भी होता है और कोट माने प्रकार, प्रकार भी होता है। विस्तार का विलोम शब्द क्या होगा? 20 नंबर। विस्तार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? संक्षेप। ठीक है, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 120 में क्या वर्णित है? 24 नंबर। अनुच्छेद 120 में आपका क्या वर्णित है? संसद की भाषा के बारे में बताया गया है। का समूह में शामिल प्रदेश इनमें से कौन? 27 नंबर। फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। का समूह में शामिल 27 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। का समूह में जो है उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान तीनों शामिल है, जहां पर हिंदी भाषी प्रदेश है वो। पंजाब नहीं शामिल है तो डी ऑप्शन लगा देंगे, पंजाब इसमें नहीं शामिल होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न है, संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 343 से ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। हिंदी भाषा किसकी पुस्तक है? बताएंगे 28 नंबर। हिंदी भाषा पुस्तक है दोस्तों भोलानाथ तिवारी की, डी सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। राजभाषा नियम 1976 में देश के राज्यों को कितने भागों में, कितने समूह में बांटा गया है? 26 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 नंबर का सी ऑप्शन, 3 भागों में बांटा गया है, का, खा और गा। कार्यालयी हिंदी से क्या आशा है? 30 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 30 नंबर का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरकारी कार्यालय में की हिंदी जो है कार्यालयी हिंदी कहलाती है। अगला क्वेश्चन, कार्यालयी हिंदी में किस प्रकार के शब्द प्रयुक्त होते हैं? कार्यालयी हिंदी में सामान्य और तकनीकी शब्द या तकनीकी शब्द, तकनीकी शब्द का प्रयोग होता है। 34 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्यालयी हिंदी की वाक्य रचना होती है कैसी? 35 नंबर। कार्यालयी हिंदी की वाक्य रचना दोस्तों अलंकारिक होती है, सरल होती है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 35 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर बी, सरल होती है। ठीक है, अगला, कार्यालय हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है, क्या नहीं आता बताएंगे? 31 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। कार्यालय हिंदी हिंदी के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार की भाषा आती है, अर्ध सरकारी नियमों की निकायों की भाषा आती है, जिलाधिकारी का पत्र भी आता है, व्यक्तिगत भाषा नहीं आती इसमें। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी वाला ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तीव्र गति से समझने का प्रयास करते हैं। कार्यालयी हिंदी से क्या आशय है? कार्यालयी हिंदी काम काज में प्रयुक्त हिंदी को कार्यालयी हिंदी कहते हैं। 32 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 32 नंबर का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। काम काज में जिसको फंक्शनल हिंदी कहते हैं उसी को कार्यालयी हिंदी, उसी को प्रयोजन मूलक हिंदी, तीनों हिंदी के नाम से जानते हैं दोस्तों, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, 36 नंबर, कार्यालय हिंदी में किस प्रकार के शब्दों को वरीयता दी जाती है, या फंक्शनल हिंदी में किस प्रकार के शब्दों की वरीयता दी जाती है? 36 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 36 नंबर का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानक भाषा के रूप में मान्यता दी जाती है। कार्यालय हिंदी में पत्र लिखे जाते हैं, औपचारिक या अनौपचारिक या सामान्य विशिष्ट। 37 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से बताएंगे। ए ऑप्शन, 37 नंबर का ए ऑप्शन, औपचारिक। कार्यालय हिंदी के पत्र जो लिखे जाते हैं औपचारिक पत्र लिखे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? कार्यालयी हिंदी का प्रयोग किसमें होता है दोस्तों? कार्यालय हिंदी का प्रयोग किसमें होता है? पत्राचार के क्षेत्र में कार्यालय हिंदी का प्रयोग होता है। बाकी कविता, कहानी, उपन्यास में इसमें जो है साहित्यिक हिंदी का प्रयोग होता है। आगे देखेंगे। 37 नंबर प्रश्न है, कार्यालय हिंदी में पत्र लिखे जाते हैं कैसे? औपचारिक या अनौपचारिक, सामान्य या विशिष्ट। 37 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन, कार्यालय हिंदी में औपचारिक पत्र लिखे जाते हैं, फॉर्मल लेटर लिखे जाते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्यालय हिंदी में किस प्रकार के शब्दों से कार्यालय हिंदी में किस प्रकार के शब्दों से बचना चाहिए? मानक शब्दों से, तकनीकी शब्दों से, सरल शब्दों से। देखिए इन सब शब्दों से बचना नहीं चाहिए, इन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। साहित्यिक शब्दों से इस पे बचना चाहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इसका। 42 नंबर लगे हाथ देख लीजिए, बगल में लिखा हुआ है, कार्यालय हिंदी को प्रयोजन मूलक हिंदी का रूप मानने वाले विद्वान इनमें से कौन से हैं? प्रयोजन मूलक हिंदी, कार्यालय हिंदी और फंक्शनल हिंदी, तीनों का मतलब एक ही होता है, ये बात आप ध्यान, इसी को कार्यात्मक हिंदी भी कहते हैं। तो 42 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 42 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। भोलानाथ तिवारी जी मानते हैं कि कार्यालय हिंदी ही प्रयोजन मूलक हिंदी है।
अगला 43 नंबर प्रश्न है, कामकाजी हिंदी को दफ्तरी भाषा का नाम किसने दिया? कामकाजी हिंदी जिसको आप फंक्शनल हिंदी कहते हैं, इसको दफ्तरी यानी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा किसने दिया है? 43 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, भोलानाथ तिवारी जी ने ही दिया है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। कार्यालय हिंदी की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं? सरलता, स्पष्टता, ये दोनों विशेषताएं होती हैं। सुबोधता भी होती है। अलंकारिकता कार्यालय हिंदी की विशेषता नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 40 नंबर, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया था, क्योंकि 1949 में इसी दिन हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था, 1949 में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न, साहित्यिक भाषा कहलाती है? साहित्यिक भाषा क्या कहलाती है? साहित्यिक भाषा कार्यालयी भाषा होती नहीं, दफ्तरी भाषा नहीं, देसी भाषा नहीं। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 44 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सृजनात्मक भाषा बोलते हैं इसको। ठीक है। अगला 41 नंबर, कार्यालय हिंदी के अधिकार क्षेत्र को किस नियम के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है? तो इसको किस नियम के अंतर्गत स्पष्ट किया गया दोस्तों? राजभाषा अधिनियम 1967 के द्वारा स्पष्ट किया गया है। एकेडमिक हिंदी का पर्यायवाची शब्द क्या है? 45 नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, शैक्षिक। एकेडमिक हिंदी को शैक्षिक हिंदी भी आप कह सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। एफिडेविट का हिंदी पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होगा? 46 नंबर का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, शपथ पत्र एफिडेविट को कहते हैं। अगला 50 नंबर प्रश्न है, पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण का अर्थ अधिकार है, बताएं किसके पास है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 50 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। डी ऑप्शन, केंद्रीय सरकार को है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, कार्य सूची के लिए अंग्रेजी शब्द प्रयुक्त होता, कार्य सूची के लिए अंग्रेजी शब्द है इनमें से कौन सा? कार्य सूची के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करते दोस्तों? फटाफट से बता। 47 नंबर का एजेंडा, कार्य सूची के लिए एजेंडा शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अभिकर्ता के लिए अंग्रेजी शब्द क्या होगा? अभिकर्ता के लिए 48 नंबर डी ऑप्शन, एजेंट। अभिकर्ता को अंग्रेजी में एजेंट कहा जाता है। 51 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, पारिभाषिक शब्दावली निर्माण करने वाली संस्था इनमें से कौन सी है? 51 नंबर राइट आंसर क्या होगा? वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग को ही ये अथॉरिटी मिली है कि वो पारिभाषिक शब्दावलियों का निर्माण करे। ठीक है। पोस्ट का हिंदी पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पोस्ट को क्या कहते हैं दोस्तों? 49 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। देखिए, डाक, पोस्ट माने डाक भी होता है, पोस्ट माने चौकी, पोस्ट माने एक पद भी होता है। डी ऑप्शन ये सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। परिपत्र में क्या नहीं होता है, बताएं। 52 नंबर, परिपत्र में संबोधन नहीं होता, बाकी पृष्ठांकन होता है। विषय होता है तो पदनाम भी परिपत्र में यानी सर्कुलर में लिखा जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते तीव्र गति से चलने का प्रयास करते हैं। एकाधिक अधिकारियों या विभागों को प्रेषित सरकारी पत्र कहलाता है? फटाफट से आप बताएंगे। जो एक से अधिक अधिकारियों या विभागों को भेजे जाने वाला एक सरकारी पत्र, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? 53 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, उसको बोलते हैं परिपत्र, इसको सर्कुलर बोलते हैं। 53 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्कुलर बोलते हैं उसी को। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चले, अगला क्वेश्चन क्या आ चुका है दोस्तों, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन से, एकाधिक अधिकारियों और विभागों को प्रेषित सरकारी पत्र जो होता है वो क्या कहलाता है? उसी को परिपत्र कहते हैं, सर्कुलर कहते हैं दोस्तों, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो 53 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 53 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अधिसूचना प्रकाशित होती है किसमें? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 57 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। अधिसूचना किसमें प्रकाशित होती है? राजपत्र में प्रकाशित होती है, गजट में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, परिपत्र किस श्रेणी में आता है? परिपत्र जो है दोस्तों किस श्रेणी में आता है? परिपत्र की अगर बात की है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 52 नंबर, किसका करेक्ट आंसर? 55 नंबर प्रश्न है। परिपत्र जो होता है ये कार्यालयी पत्र में आ जाता है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाने वाला पत्र बताएंगे। 58 नंबर, उत्तम पुरुष शैली में, फटाफट से आप बताएंगे। 58 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 58 नंबर का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्धशासकीय पत्र, उत्तम पुरुष शैली में अर्धशासकीय पत्र या अर्ध सरकारी पत्र लिखा जाता है। आवेदन पत्र के अंत में क्या लिखा जाता है दोस्तों? आवेदन पत्र के अंत में क्या लिखा जाता है? 59 नंबर क्वेश्चन आपका ए ऑप्शन, प्रार्थी लिखा जाता है। आवेदन पत्र के अंत में प्रार्थी लिखा जाता है, बात ध्यान रखेंगे। कार्यालय आदेश में सबसे ऊपर होता है, कार्यालय आदेश में सबसे ऊपर जो है कार्यालय का नाम लिखा होता है, ऑफिस का नाम लिखा होता है। पूर्व में प्रेषित पत्र स्मरण दिलाने के लिए लिखा गया पत्र क्या कहलाता है? उसी को अनुस्मारक कहते हैं। यानी एक पत्र आपने लिख दिया किसी मुद्दे को लेकर के और उस पर काम नहीं हुआ, तो फिर से याद दिलवाने के लिए एक अनुस्मारक पत्र लिखा जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे, तो उसी को अनुस्मारक पत्र कहते हैं। सरकारी पत्र का गुण इनमें से क्या नहीं है? 60 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, मौलिकता, मृदुलता, ये दोनों होते हैं। व्यक्तिगत संबंध सरकारी पत्र का गुण नहीं होता, बाकी ये दोनों होते हैं।
आगे देखते हैं, सरकारी पत्र की शैली होती है कैसी? सरकारी पत्र की शैली दोस्तों कैसी होती है? औपचारिक होती है। संक्षेपण का मूल भाव क्या होता है बताएंगे? 65 नंबर। संक्षेपण का मूल भाव होता है अनिवार्य तथ्यों का चयन करना। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 66 नंबर प्रश्न है, विस्तारण को हिंदी में क्या कहते हैं? विस्तारण को हिंदी में पल्लवन कहते हैं दोस्तों, और इसका विपरीत शब्द जो होता है संक्षेपण कहलाता है। संक्षेपण को मूल का होना चाहिए। संक्षेपण संक्षेपण अगर लिखा जाए तो मूल रचना का कम से कम आप जो है 1/3 भाग जरूर लिखें। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। संक्षेपण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? 63 नंबर। संक्षेपण के अंग्रेजी में प्रेसी कहा जाता है। पल्लवन कर्ता होना चाहिए, सृजनशील, कर्तव्यशील या अध्ययनशील या कोई नहीं बताएंगे। 67 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। पल्लवन कर्ता को हमेशा सृजनशील होना चाहिए। 68 नंबर क्वेश्चन से, पल्लवन किस प्रकार की रचना प्रविधि है? 68 नंबर फटाफट से आप बताएंगे। पल्लवन जो होता है गद्य जो है प्रकार की रचना विधि होती है। संक्षेपण का अर्थ होता है संक्षिप्तता। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 64 नंबर का ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। चलें, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, टिप्पण की विशेषताएं इनमें से कौन सी नहीं है? टिप्पण की विशेषता निष्पक्षता, तथ्यपरकता और क्रमबद्धता होती है। संक्षिप्तता टिप्पण में नहीं होती। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इनमें से कौन सा निबंध का प्रकार नहीं है? 2 नंबर। इनमें से निबंध का प्रकार व्यक्तिगत निबंध कोई निबंध का प्रकार नहीं, बाकी कथात्मक निबंध, वर्णात्मक निबंध और तर्कसंगत निबंध होता है। संक्षेपण प्रक्रिया की पद्धति है। तीसरा नंबर। संक्षेपण प्रक्रिया की पद्धति जो है सुसंबद्धता, वाचन और आकार निर्धारण, इन तीनों की पद्धति है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैधानिक दृष्टि से सर्वसामान्य है। वैधानिक दृष्टि से सर्वसामान्य जो है अधिसूचना होती है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 11 नंबर। प्रारूपण होता है दोस्तों, प्रारूपण जो होता है कार्यालयीय प्रपत्रों का कच्चा रूप को प्रारूपण कहते हैं। ठीक है। प्रारूपण जो है दोस्तों क्या होता है? प्रारूपण, प्रारूप माने होता है ड्राफ्टिंग, तो कार्यालयीय पत्रों से पहले जो पत्र एक रफ कार्य के लिए करते हैं उसी को बोलते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन से, सरकारी पत्रों का मसौदा कहलाता है। 15 नंबर। सरकारी पत्रों के मसौदा को प्रारूपण कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। प्रारूपण की विशेषता नहीं है इनमें से। प्रारूपण की विशेषता क्या नहीं? 12 नंबर। प्रारूपण में विस्तार नहीं होता, बाकी पूर्णता, स्पष्टता और शुद्धता प्रारूपण की विशेषता होती है, बात आप ध्यान रखेंगे। 16 नंबर प्रश्न है, निम्न में से टिप्पण का प्रकार इनमें से कौन सा नहीं? 16 नंबर फटाफट से आप बताएंगे। टिप्पण का प्रकार इनमें से कौन सा नहीं? 16 नंबर का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। औपचारिक टिप्पण जो है टिप्पण का प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर प्रश्न है, प्रारूपण के लिए किस अंग्रेजी शब्द का प्रयोग किया था? प्रारूपण के लिए ड्राफ्टिंग शब्द का प्रयोग करते हैं। 13 नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। अंग्रेजी शब्द प्रेसिस का हिंदी अनुवाद क्या होगा? प्रेसिस को हिंदी में को बोलते हैं संक्षेपण। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा 17 नंबर का। अगला क्वेश्चन साहब, कार्यालयीय कार्य में नोटिंग का अर्थ क्या होता है? 14 नंबर। कार्यालयीय कार्य में नोटिंग का मतलब होता है दोस्तों टिप्पण लिखना। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। प्रारूपण का मूल आधार इनमें से क्या होता है? 18 नंबर। प्रारूपण का मूल आधार होता है दोस्तों क्या? बी ऑप्शन लगा देंगे टिप्पण। प्रारूपण का मूल आधार क्या होता है? टिप्पण होता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं दोस्तों। प्रश्न आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से कार्यालयीय पत्रों की भाषा होती है, कार्यालयीय पत्रों की भाषा औपचारिक होती है। 27 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 27 नंबर का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है दोस्तों, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है? अधिसूचना का प्रयोग दोस्तों किस क्षेत्र में नहीं करते हैं? तो कर्तव्य के क्षेत्र में नहीं करते अधिसूचना का प्रयोग, बाकी का आदेश, अधिकार और नियम के तहत करते हैं। 29 नंबर, किसी वस्तु के विक्रय अथवा किसी सेवा के प्रसार हेतु मूल्य चुकाकर की गई घोषणा क्या कहलाती है? 29 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका। 29 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए ऑप्शन करेक्ट, विज्ञापन बोलते हैं उसको। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सर्कुलर का अर्थ क्या होता है? सर्कुलर को अंग्रेजी हिंदी में परिपत्र कहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। संपादक को लिखा जाने वाला पत्र किस श्रेणी में आता है? जब किसी संपादक को हम पत्र लिखते हैं उसको औपचारिक पत्र कहते हैं। ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। निविदा का क्या उद्देश्य होता है? निविदा 30 नंबर। निविदा का मतलब होता है पारदर्शी तरीके से कार्यों को करना, सेवाओं को अधिकतम लाभ के साथ प्राप्त करना, कम लागत और कम समय में कार्य को पूरा करना, ये सब निविदा का उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न, कार्यालयीय पत्र लेखन की विशेषता इनमें से कौन सी? स्वतः पूर्णता, यथार्थता और प्रभाव उत्पादकता, ये तीनों विशेषताएं जो हैं कार्यालयीय पत्र लेखन की होती। 34 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है।
तो 200 क्वेश्चंस की तरफ आप अग्रसर हो रहे दोस्तों, ये बात आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ। 43 नंबर क्वेश्चन से आपका जो है अलॉटमेंट का हिंदी अर्थ क्या होता है दोस्तों? 43 नंबर अलॉटमेंट का हिंदी अर्थ फटाफट से आप बताएंगे। अलॉटमेंट को हिंदी में आवंटन कहा जाता है। 43 नंबर का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजपत्र में प्रकाशित होने वाला पत्र इनमें से कौन सा है? राजपत्र में प्रकाशित होता है दोस्तों अधिसूचना, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किसी कार्यालय के द्वारा एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजे जाने वाले शासकीय पत्र, ज्ञापन या आदेश क्या कहलाता है? उसी को परिपत्र कहते हैं, जब कई जो है कई लोगों को भेजा जाए या कई जो है अध्यक्षों को भेजा जाए या कई विभागों को भेजा जाए, तो ऐसे पत्र को 48 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, यानी कि परिपत्र, सर्कुलर बोलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन, किसी पत्र के आवश्यक घटकों में सरकारी पत्र में कौन सा घटक नहीं होता है? 44 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, अभिवादन इसमें नहीं होता है। ठीक है, बाकी संबोधन, पत्रांक, दिनांक होता है। 45 नंबर, अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है दोस्तों? 45 नंबर, अधिसूचना का प्रकाशन गजट में होता है, राजपत्र में। निम्नलिखित में से कार्यालयी प्रारूप इनमें से कौन सा नहीं है? कार्यालयी प्रारूप कौन सा नहीं दोस्तों? 49 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सी ऑप्शन, आवेदन पत्र जो होता है कार्यालयी प्रारूप नहीं होता है। आवेदन पत्र आप छुट्टी मांगने के लिए भी करते हैं और तमाम सारी चीज़ों के लिए करते हैं। बाकी सरकारी पत्र, गैर सरकारी पत्र और कार्यालयी पत्र ये सब कार्यालयी प्रारूप में आते हैं। रेज़ोल्यूशन को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? 50 नंबर, रेज़ोल्यूशन को हिंदी में संकल्प कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। नौकरी चाहने के लिए लिखा जाएगा, नौकरी अगर आपको प्राप्त कर दी तो ऐसे में आप कौन पत्र लिखेंगे? आप ऐसे में आवेदन पत्र लिखते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रश्न, किसके द्वारा पारिभाषिक शब्दावली के सिद्धांतों का निर्माण किया गया है? 61 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका आ चुका है, किसके द्वारा पारिभाषिक शब्दावली के सिद्धांतों का निर्माण किया गया है? 61 नंबर का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग। 65 नंबर प्रश्न है आपका, ट्रस्टी का हिंदी रूपांतर क्या होगा? ट्रस्टी को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? ट्रस्टी को हिंदी में क्या बोलेंगे? 65 नंबर, बिल्कुल राइट आंसर आपका सी ऑप्शन, ट्रस्टी को न्यासी कहते हैं हिंदी में, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, डिफेमेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? 66 नंबर, डिफेमेशन को हिंदी में मानहानि कहा जाता है। ए ऑप्शन, 66 नंबर का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई है, किस सन में? 62 नंबर का राइट आंसर बिल्कुल सी ऑप्शन, 1961 में हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पारिभाषिक शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं दोस्तों जो रसायन, भौतिकी, दर्शन, राजनीति आदि विभिन्न विज्ञानों या शास्त्रों के शब्द होते हैं तथा जो अपने क्षेत्र में निश्चित अर्थ में सुनिश्चित रूप से परिभाषित होते हैं। यह परिभाषा किसने दी है पारिभाषिक शब्द की? 63 नंबर का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, डॉक्टर गोपाल शर्मा की परिभाषा है। रिकॉर्ड का हिंदी अर्थ क्या होता है? रिकॉर्ड शब्द को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? रिकॉर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? 67 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अभिलेख कहते हैं रिकॉर्ड को। ठीक है, अगला 68 नंबर क्वेश्चन से, एनेक्जेर, एनेक्ज्योर का हिंदी रूपांतरण। 68 नंबर, एनेक्ज्योर को अनुलग्नक कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। एडहॉक का अर्थ क्या होता है? 64 नंबर, एडहॉक का मतलब क्या होता है दोस्तों? एडहॉक का मतलब तदर्थ, तदर्थ को एडहॉक कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी, तदर्थ। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, 64 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, देखेंगे दोस्तों। 77 नंबर प्रश्न, राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो बीजी खेर की अध्यक्षता में, बाल गंगाधर खेर, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 77 नंबर का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है? देखिए इसमें से जो है कौन सी भाषा वर्णित नहीं है? 81 नंबर का डी ऑप्शन। देखिए अंग्रेजी नहीं वर्णित है, बाकी सिंधी, कश्मीरी, नेपाली ये सब भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं हैं। 78 नंबर, देखिए 82 नंबर, कोंकणी भाषा है। कोंकणी भाषा कहाँ की? 82 नंबर, कोंकणी भाषा कहाँ की दोस्तों? फटाफट से आप बताइए। कोंकणी भाषा जो है ये गोवा की भाषा है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 76 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, राजभाषा के प्रति सरकार के कर्तव्यों और दायित्वों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है दोस्तों? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 76 नंबर ए ऑप्शन, 343 अनुच्छेद में किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? बताएं किस अनुच्छेदों में? 79 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर ए ऑप्शन, 343 से लेकर के अनुच्छेद 351 तक भारतीय संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधानों के बारे में बताया गया है। पारिभाषिक शब्दों के निर्माण के लिए आवश्यक है क्या? सृजन, ग्रहण और संचयन, अनुकूलन, तीनों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर होगा। 80 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, राजभाषा विभाग की स्थापना का वर्ष इनमें से कौन सा है? 80 नंबर राइट आंसर डी ऑप्शन, 1975। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 84 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर है सी ऑप्शन, डॉक्टर DS कोठारी। ठीक है, ये इसके अध्यक्ष थे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हुए चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं।
टिप्पणी लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? टिप्पणी लिखने की प्रक्रिया को टिप्पण कहते हैं, डी ऑप्शन। 85 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। कौन सा शब्द संक्षेपण का समानार्थी है? संक्षेपण का समानार्थी शब्द इनमें से कौन सा? 89 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आशय और मुख्यार्थ संक्षेपण का समानार्थी शब्द है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन से किसी घटना की रिपोर्ट क्या कहलाती है? किसी घटना की रिपोर्ट को दोस्तों क्या कहते हैं? उसी को प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट कहते हैं, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। हिंदी में रिपोर्ट को प्रतिवेदन कहा जाता है। संक्षेपण का अर्थ क्या होता है? 86 नंबर। संक्षेपण का अर्थ होता है संक्षिप्तता, छोटा करके लिखना। ठीक है, आप तमाम 200 क्वेश्चंस के करीब पहुंच चुके हैं। लगभग में 200 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होने वाले हैं दोस्तों। हिंदी में प्रारूपण को किस नाम से जानते हैं? हिंदी में प्रारूपण को दोस्तों हम लोग जानते हैं मसौदा, प्रारूप और आलेखन, तीनों नामों से डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यक्तिगत, संगठनात्मक तथा विवरणात्मक प्रकार है इनमें से किसका? 91 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। प्रतिवेदन, प्रतिवेदन व्यक्तिगत होता है, संगठनात्मक भी होता है और विवरणात्मक भी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 88 नंबर। किसी आलेख के विस्तार को क्या कहते हैं? किसी आलेख के विस्तार को दोस्तों हम लोग पल्लवन कहते हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। संक्षेपण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? 92 नंबर। संक्षेपण को अंग्रेजी में प्रेसी राइटिंग बोला जाता है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 93 नंबर प्रश्न है, सरकारी कामकाज की वह भाषा जिसे संविधान ने सरकारी कार्य के लिए स्वीकृत किया है उसको क्या कहते हैं? फटाफट से आप बताएंगे। 93 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, उसको बोलते हैं राजभाषा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। कार्यालय हिंदी की विशेषता इनमें से क्या है? इसकी शब्दावली सुनिश्चित होती, बिल्कुल होती है। सामान्य हिंदी से अलग होती है। इसमें अलंकृत मुहावरेदार भाषा का प्रयोग नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता है। ये सारी विशेषताएं कार्यालय हिंदी की सही हैं, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है, कार्यालय हिंदी का अन्य नाम क्या है? 94 नंबर। कार्यालय हिंदी का अन्य नाम दोस्तों होता है कामकाजी हिंदी, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा राज्य राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार खास श्रेणी का राज्य है? 98 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, गुजरात खास श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन, किसने कार्यालय हिंदी को प्रयोजन मूलक हिंदी का एक रूप माना है? 95 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने माना है। राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार खास श्रेणी के अंतर्गत किन राज्यों की केंद्र सरकार पत्र व्यवहार किस प्रकार में कर सकती है? 99 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, हिंदी में कर सकती है। अगला क्वेश्चन 96 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? इस समय 22 से पहले जब संविधान बना था तो 14 भाषा ही शामिल थी इसमें। लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन, वैसे तो 200 क्वेश्चन से भी अधिक हो चुके हैं। राजभाषा आयोग का गठन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया है? 100 नंबर पर सी ऑप्शन इसका लगा दें, 344 के अंतर्गत किया गया है, बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, 100 नंबर का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखेंगे। को करिकुलर मास्टर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शुक्ला एचडी पॉइंट को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। धन्यवाद।